नमस्कार मेरे दोस्त, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल देत उदय स्टडी में। तो आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हम हिंदी व्याकरण। यानी आज हम लोग हिंदी व्याकरण शुरू करने वाले हैं। इसमें बहुत सारे टॉपिक पूछा जाता है और हिंदी व्याकरण आपके बोर्ड एग्जाम व 10th हो या 12th हो, दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है हिंदी व्याकरण से लगभग 7 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। 7 नंबर का ऑब्जेक्टिव आप कितने लोगों का है? क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा। 100 नंबर ऑब्जेक्टिव में से 7 नंबर का ऑब्जेक्टिव जो होगा वह व्याकरण से होगा और 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव जो होगा वह बुक से होगा। इसमें से आपको 85 बनाना है। यदि आप हिंदी व्याकरण को अच्छे से पढ़ ले रहे हैं तो आप हिंदी व्याकरण से ही 50 सब्जेक्टिव को सही कर आ सकते हैं। तो चलिए देखिएगा, पहला आज हम लोग शुरू करने वाले हैं व्याकरण। तो शुरू से क्या पढ़ेंगे? वर्ण। वर्ण क्या होता है? तो देखिए, वर्ण हम उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका हम खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, यानी उसे और भागों में नहीं तोड़ सकते हैं। देखिएगा, कार्य वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। जैसे में का को हम नहीं तोड़ सकते। का, आ, गा, आ, यानी जितने इत्यादि जितने हैं इनका हम खंड और टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और वर्ण जो होता है मूलतः, यानी कुल वर्णों की संख्या जो होती है, कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्ण जो होते हैं वह होते हैं 52। यानी हिंदी में जो अक्षरों जिनको हम बोलते हैं, अक्षर आप बोलते हैं, अक्षर भी बोल सकते हैं, वर्ण को ही हम लोग अक्षर भी बोलते हैं। तो ये जैसे अक्षर जो है इनकी संख्या कुल जो होती है वह 52 होती है। कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 12। लेकिन मुख्यतः अगर आपसे पूछा जाए मुख्यतः वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो हम लोग बोलते हैं 44। क्या बोलते हैं? 44। कुल बोला पूछा जाए तो 52 और मुख्यतः पूछा जाए तो 44। उच्चारण की दृष्टि से वर्णों की संख्या, उच्चारण की दृष्टि से वर्णों की संख्या जो होती है वह 48 होती है। यानी जितने हम लोग उच्चारित करते हैं, जितने का हम लोग प्रयोग करते हैं, उतने जो है वह कितने हैं? 48। ठीक है। अब यहां से आता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों के उच्चारण समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के उच्चारण समूह को ही क्या बोलते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला ऐसे भी हो जाता है कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। देखिएगा, अब आता है कि वर्ण के भेद। वर्ण जो होता है इनके दो भेद होते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं। एक में होता है स्वर वर्ण, एक में होता है स्वर वर्ण, और दो में होता है व्यंजन वर्ण। एक में स्वर वर्ण, दो में होता है व्यंजन वर्ण। अब यहां से आता है कि स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं। स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? तो ये देखिएगा, स्वर वर्ण वह वर्ण जिसका उच्चारण अपने आप हो, यानी स्वर वर्ण उसे कहते हैं जिसका हम उच्चारण करें तो वह किसी अन्य वर्ण का सहायता ना ले, तो उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे में स्वर वर्ण, जैसे में आपको आ बोलिएगा तो किसी अन्य अक्षर का ध्वनि उत्पन्न नहीं हो रहा। आ, छोटी, बड़ी, ऐसे आप लिख सकते हैं। अब स्वर वर्ण की संख्या जो होती है, इस वर्ण की जो संख्या होती है, संख्या कितनी होती है? तो पहले जो होता था वह 13 हुआ करता था, लेकिन अभी जो है वर्तमान में स्वर वर्णों की संख्या 11 होता है। स्वर वर्णों की संख्या कितना होता है? 11 होता है। स्वर वर्ण में हम अंग और अह को नहीं लेते हैं, इसको नहीं रखा जाता है। ठीक है। अब स्वर वर्ण को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। स्वर वर्ण को दो भागों में बांटा जाता है। पहला हो जाता है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, और दूसरा हो जाता है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। लेकिन इसी में एक कहीं आप देखिएगा कभी कभी किसी बुक में कि 3 कर दे देता है, वह हो जाता है एक प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। तो देखिए,
प्लुत स्वर का प्रयोग हम लोग संस्कृत में करते हैं ज्यादातर, हिंदी में इनका प्रयोग नहीं है, तो इनको हटाकर ही ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर उसे कहते हैं जिसके उच्चारण में कम समय लगे। ह्रस्व स्वर उसे कहते हैं जिसके उच्चारण में कम समय लगे। जैसे अ कम समय लगेगा, आ बताइए, अ में कम समय लग रहा है और आ में अधिक समय लग रहा है। आ हो गया, छोटी ई हो गया, छोटा ऊ हो गया, री हो गया। ये जो है यह ह्रस्व स्वर है। ह्रस्व स्वर की संख्या भी पूछा जा सकता है, कितने हैं, तो चार। चार जो है ह्रस्व स्वर। अब बोलिएगा ई, छोटी ई, बड़ी, छोटा ऊ और री बोलिएगा, कम समय लगेगा, ठीक है। अब आता है दीर्घ स्वर, जिसके उच्चारण करने में हमें अधिक समय लगे। दीर्घ स्वर उसे कहेंगे जिसके उच्चारण में हमें अधिक समय लगे। जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, आओ, आओ। अब आप गिन लीजिए, यहाँ पे चार है और यहाँ पे 2, 4, 5, 6, 1, 7। 7 और 4 कितना हो जाता है, 11। यानी स्वर वर्ण की संख्या कितनी हो जाती है, 11 हो जाती है। अब आता है व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, तो व्यंजन वर्ण उसे कहते हैं जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो। व्यंजन वर्ण उसे कहते हैं जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो। अब कितने लोग कहेंगे कैसे, तो देखिए, क कहिए, क। अगर आप क कह रहे हैं, क, अ की मात्रा आ रहा है, क, अ की मात्रा आ रहा है, अ की मात्रा आ रहा है, यानी आधा क प्लस अ। जब जोड़ते हैं तो पूरा क बनता है, ठीक है। अगर हम बोले कि, अगर हमको की बोलना है तो क्या बोलेंगे, आधा क प्लस ई बराबर की। तो देखिए, स्वर वर्ण क्या होता है कि जिसका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं, और व्यंजन वर्ण क्या होता है कि जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से की जाती है। देखिए, का कहें तो आ छूता है, की कहें तो ई छुपा है, छुपा है कि नहीं छुपा है, तो यह सहायता ले रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, व्यंजन वर्ण। अब व्यंजन वर्ण को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। व्यंजन वर्ण को कितने भागों में बांटते हैं, 3। एक होता है स्पर्श व्यंजन, एक होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, और तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तीसरा क्या होता है, ऊष्म व्यंजन। अब है कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, तो क से लेकर मा तक को, क से मा तक, क से मा तक यानी क पूरा, चछ तथा ददा और पफवा, इसमें जितने भी वर्ण आते हैं उनको हम बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। यानी स्पर्श व्यंजन की अगर संख्या पूछ लिया जाए तो कितना होता है, 25। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना होता है, 25। अब कितने लोग कहेंगे कि यह स्पर्श व्यंजन क्यों होता है, क्योंकि इनका क से लेकर म तक का उच्चारण कीजिएगा तो यह आपके मुंह के किसी ना किसी भाग को स्पर्श करेगा। जैसे क, क जो है, जो है क, मुंह खुला है, यानी क हुआ पूरा उच्चारण कीजिएगा तो मुंह खुला ही रहेगा, तो इसको बोलते हैं कंठ। क्या बोलते हैं, कंठ। च, तो आप देखिएगा ऊपर जाकर मिलता है, ऊपर मिलेगा, नहीं तालु, ट। ऐसे तो अब आता है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन जो होता है, य, र, ल और व, य, र, ल, व को हम लोग बोलते हैं अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या जो होता है वह कितना होता है, 4 होता है। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या जो होता है वह कितना होता है, 4 होता है। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन तलाबे स, बुधन स, धंती स और ह को, और ह को हम लोग बोलते हैं ऊष्म व्यंजन, और इसकी भी संख्या कितनी होती है, 4। यानी आपसे सवाल पूछा जा सकता है स्पर्श व्यंजन इसमें से कौन है, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन होते हैं, अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, या ऊष्म व्यंजन कौन है, या ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए आप देखिएगा, हवा के प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन वर्ण के भेद। हवा के प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन वर्ण
दो प्रकार के होता है। कितने प्रकार के? दो। एक होता है अल्प प्राण और एक होता है महाप्राण। अल्प प्राण किसे कहते हैं? तो अल्प प्राण उसे कहते हैं जिसका हम अगर उच्चारण करें तो वायु जो है यानी हवा जो है या आप सांस कह लीजिए कम मात्रा में निकले। कितने? कम। जैसे क और ख, क और ख कहिए किस में हवा कम निकलेगा? तो आप कहिएगा क में, ख में अधिक हवा निकलेगा। ठीक है, तो कह रहे हैं कि दो होता है, एक में अल्प प्राण ना दो में महाप्राण। अल्प प्राण जिन वर्ण के उच्चारण में कम वायु बाहर निकले उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। जैसे में प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण को अल्प प्राण कहते हैं। देखिए, प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण को अल्प प्राण कहते हैं। अब कहिएगा प्रत्येक वर्ग कौन है? तो देखिए वर्ग यहाँ पे लिखा गया है, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। प्रत्येक वर्ग, ये एक वर्ग हो गया, यह एक वर्ग हो गया, ऐसे ही 5 वर्ग है। इस 5 वर्ग में पहले, तीसरे और 5वें, जैसे कि आप का कहिए क, ख कहिए ख, इसमें अधिक समय लग रहा है, ग कहिए ग, घ कहिए घ। देखिए अधिक समय लग रहा है, घ में अधिक और ख में अधिक, यानी अल्प प्राण के लिए कम वायु चाहिए, यानी कम सांस लेना होगा। यानी अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां अक्षर होता है। का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण को ही हम अल्प प्राण कहते हैं। ऐसे देखिए प्रत्येक वर्ग का तीसरा, पहला, 5वां, पहला, तीसरा, 5वां, पहला, तीसरा, 5वां। और साथ ही अंत अष्ट व्यंजन, को भी हम लोग अल्प प्राण में ही रखते हैं। अंत अष्ट व्यंजन कौन होता है? य, र, ल और व। य, र, ल, व को भी अल्प प्राण में रखा जाता है। अब देखिएगा महाप्राण जिसमें हवा की अधिक मात्रा निकले, यानी वह वर्ण जिसके उच्चारण में अधिक मात्रा हवा या सांस के निकले, ठीक है, या हकार ध्वनि निकले। जैसे इसके लिए क्या होगा? जैसे में तो प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ वर्ण, प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ। जैसे दूसरा है, इसमें पहला वर्ग में क्या है? ख और चौथा घ, छ, झ, ठ, ड, थ, ध, फ, भ। ये जो हुआ वह क्या होगा? महाप्राण। लेकिन इसी में आता है उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन कौन कौन होता है? तो अभी बताया गया था 4। कौन कौन? तो लाभ्य सा, मूर्धन्य सा, धन सा और हा। ये 4 को है, इनको भी हम लोग रखते हैं महाप्राण में। किस में रखते हैं? महाप्राण में। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। व्यंजन वर्ण के प्रकार, नाद या सुर की दृष्टि से व्यंजन वर्ण भी 2 प्रकार का होता है। एक में घोष होता है और 2 में अघोष होता है। तो घोष किसे कहते हैं? तो प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम, प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम वर्ण, सारे स्वर जितने 11 स्वर होते हैं वो 11 स्वर्ण, और य, र, ल, व को घोष व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? घोष व्यंजन कहते हैं। घोष व्यंजन कहते हैं किस किस को? फिर से देखिए, तृतीय, चतुर्थ, पंचम सारे स्वर्ण और य, र, ल, व और ह को घोष कहते हैं। अघोष प्रत्येक वर्ग के प्रथम, वर्ग अभी बताए थे, प्रत्येक वर्ग के प्रथम, द्वितीय और तलाबसा, मूर्धन्य और धन्तिसा को हम लोग बोलते हैं घोष व्यंजन। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।
संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? देखिए संयुक्त, संयुक्त माने होता है कि आपस में मिलकर, आपस में मिलकर जो शब्द या जो व्यंजन आपस में मिलकर नए व्यंजन का निर्माण करे उसी को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छात्र, ज्ञ और स्र, छात्र, ज्ञ और स्र को ही हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब कितने लोगों का सवाल होगा क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए छ जो होता है जो दो व्यंजन वर्ण से बना होता है, त्रा भी दो व्यंजन वर्ण से बना होता है, ज्ञ भी दो व्यंजन वर्ण से बना होता है और स्रा भी दो व्यंजन वर्ण से बना होता है। देखिए छ जो है वह बना होता है का जोड़, का जोड़ का जोड़ सा से, त्रा जो होता है ता जोड़ रा से, ज्ञ जो होता है जा जोड़ या से और स्रा जो होता है सा जोड़ रा से मिलकर बना होता है। यानी देखिए दो व्यंजन से मिलकर बना हुआ है, इसलिए हम इसको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 3 और 4, यानी संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। करें अनुनासिक किसे कहते हैं? देखिए जब भी किसी के ऊपर ऐसे बिंदु लगा हो इसी को हम लोग बोलते हैं अनुनासिक। ठीक है, जिन स्वर्णों का उच्चारण नाक और मुख से होता है, वह स्वर्ण जिसका उच्चारण हम नाक और मुख दोनों से करते हैं उसी को हम अनुनासिक बोलते हैं। जैसे आंख, दांत, गांव इत्यादि, ऐसे बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। अयोग वह व्यंजन किसे कहते हैं? तो अनुस्वार और विसर्ग को, अनुस्वार और विसर्ग को अयोग वह व्यंजन कहते हैं। यह अनुस्वार और विसर्ग जो है यह व्यंजन स्वर्ण के बाद आता है। जैसे कि अनुस्वार के लिए आप जहां भी ऐसी चित्र देखे होंगे ऐसे, जिसको हम ना भी बोल देते हैं, माँ भी कभी कभी पढ़ देते हैं आधा, इसको बोलते हैं अनुस्वार। विसर्ग ऐसे विसर्ग का चित्र है या विसर्ग का सिंबल है। विसर्ग जब ऐसे आप देखिएगा तो उसको विसर्ग बोलते हैं। देखिएगा लंगूर, कंदकक, लंगूर और कंदकक जो है या देखिए ऊपर ऐसी बिंदु है तो इसको हम बोलेंगे अनुस्वार और इसका उच्चारण नाक से होता है। किससे होता है? नाक से होता है। विसर्ग, विसर्ग देखिए दुख, तो दुखा में आया ह की मात्रा, ये जहां भी आपको दिखाई दे या ह की मात्रा छोड़ जाता है। किसकी मात्रा छोड़ जाता है? ह का। जैसे अंतः ह, यानी ह की मात्रा छोड़ जा रहा है। इसका प्रयोग हम ज्यादातर संस्कृत में करते हैं, ना मात्रा हिंदी में किया जाता है। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए देखिएगा, कह रहे कि वर्णों का उच्चारण स्थान, वर्णों का उच्चारण स्थान हम कैसे करते हैं? जैसे का बोले तो यह किसके द्वारा होगा, चा बोले तो किसके द्वारा होगा, आ बोले तो किसके द्वारा होगा, यह आपको उच्चारण स्थान बताना है। तो देखिए बहुत आसान है। क वर्ग, क वर्ग और अ और आ, क वर्ग अ और आ को उच्चारण स्थान जो होता है वह कंठ होता है। क्या होता है? कंठ। कंठ क्या है? जैसे कि हम बोले क तो मुंह खुला का खुला रह गया, क ख ग आ या जो है कहीं सत रहा है नहीं सत रहा है, जीभ कहीं सत रहा है नहीं सत रहा है, नहीं सत रहा है तो क वर्ग और आ और को कंठ से उच्चारण होता है। च वर्ग और छोटी बड़ी, च वर्ग यानी चछजा पूरा और छोटी बड़ी का उच्चारण स्थान जो होता है वो तालु होता है। क्या होता है? तालु। अब उच्चारण कीजिए, च च उच्चारण कीजिएगा तो जाकर ऊपर सतेगा, जीभ जो है आपका ऊपर, च छ कीजिए उच्चारण। अब आता है ट वर्ग, ट वर्ग और रे का उच्चारण स्थान जो होता है वो मुर्दा होता है। कीजिए ट ट, जैसे आप ट कहिएगा तो ये जीभ जो है ये अंदर यहां पे आकर लड़ रहा है, लड़ रहा है, इसको बोलते हैं मूर्धा। त वर्ग, त वर्ग जो होता है दांत से होता है। कहिए त थ, देखिए ये जो जीभ है आपका इस दांत में आकर लड़ रहा है, लड़ रहा है तो इसको दंत से उच्चारण किया जाता है। प वर्ग और छोटा ऊ और बड़ा ऊ, प वर्ग और छोटा ऊ और बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान जो होता है ऊंट होता है। आप कीजिए प प, जो दोनों ओठ है आपस में क्या हो रहा है? सत रहा है। प फ ब भ म या उ ए और ए का उच्चारण स्थान जो है कंठ और तालु दोनों। ए कहने पर
कंठ और तालु दोनों का सहयोग होता है। ओ और औ का उच्चारण स्थान जो है कंठ और ओष्ठ है। क्या है? कंठ और ओष्ठ है। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आज आप लोगों का पूरा वर्ण जो है समाप्त हो गया। कल इसका आप लोगों को बताया जाएगा क्या, तो ऑब्जेक्टिव, इस पे कैसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ठीक है, आशा करते हैं वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद। हम आप लोग से मिलते हैं